खौफनाक राज। शहर के भीड़भाड़ और कोलाहल से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव संजौली। कुछ दिनों पहले किसी ब्लॉगर ने इस गांव की खूबसूरती की काफी चर्चा की और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तब से अचानक ही पर्यटकों में इस छोटे से गांव को लेकर काफी उत्सुकता हो गई थी। उन्हीं पर्यटकों में एक था प्रबल रॉय, जो इस पुरानी बस में बैठकर संजौली की ओर जा रहा था। जंगल और पहाड़ों के बीच बनी सड़कों पर यह बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस का कंडक्टर टिकट बेचते हुए प्रबल तक आता है और उससे कहता है, कहाँ की टिकट चाहिए साहब? एक टिकट संजौली का देना भैया। आप संजौली से 2 स्टॉप आगे फूलपुर का टिकट ले लो। सूरज डूबने के बाद संजौली में उतरना ठीक नहीं है साहब। अरे क्यों? संजौली में उतरने में क्या दिक्कत है? संजौली गांव के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और सारी की सारी घटनाएं रात के अंधेरे में ही हुई है। शहर से इतनी दूर होने के कारण अभी तक मीडिया में ये बात नहीं फैली है साहब। प्रबल को लगा कि कंडक्टर उसे शहरी आदमी समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। वो कंडक्टर से कहता है, नहीं, आप मुझे संजौली का ही टिकट दे दो। कंडक्टर ने उसे रहस्यमयी निगाह से देखा और टिकट काट कर दे दिया। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुनसान सड़क पर उस बस की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता था। आधे घंटे और बीतने के बाद बस रुकती है और कंडक्टर ने आवाज लगाई, संजौली आ गया। प्रबल अपना बैग लेकर बस से उतर जाता है और बस आगे निकल जाती है। बस स्टॉप एकदम सुनसान था और वहां कोई और आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके आगे एक बल्ब जल रहा था। प्रबल उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बल्ब की रोशनी में नीचे के बोर्ड पर उसकी नजर पड़ती है जिस पर लिखा था संजौली यात्री निवास। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रबल जोर से आवाज लगाता है, कोई है? अरे कोई है यहाँ? झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, घुंघराले सफेद बालों और चेहरे पर झुर्रियों के साथ। वो बूढ़ा आदमी काफी डरावना लग रहा था। चिल्लाओ मत बाबूजी, अभी सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा। पर इतनी रात आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किशनगढ़ वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। वो रात 10 बजे यहाँ से गुजरती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो संजौली गांव जाना था। संजौली? वो गांव तो इस बस स्टॉप से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ के लिए आपको सुबह ही यहाँ से रिक्शा या घोड़ा गाड़ी मिलेगी। अभी रात इसी यात्री निवास में काटनी पड़ेगी। प्रबल अपना बैग लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। वहां एक बेंच पर अपना बैग रखकर वो लेट जाता है। कमरे में दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोटली लेकर बैठ जाता है। लंबी यात्रा की थकान से प्रबल को जल्दी ही नींद आ जाती है। अचानक उसे नींद में किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है, छोड़ दो मुझे! प्रबल की आंख खुल जाती है। उसे पहले लगा कि शायद कोई सपना आया था, पर तभी अचानक वही आवाज फिर से आती है, बचाओ! प्रबल उठकर खड़ा हो जाता है। तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर उस आदमी की पोटली अभी वहीं पड़ी थी। प्रबल अपने बैग से टॉर्च निकालता है और उठकर झोपड़े से बाहर आकर आवाज लगाता है, कौन है? कौन है वहाँ? प्रबल ने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। अचानक उसे झाड़ियों के बीच उस बूढ़े आदमी का खून से लथपथ शरीर नजर आता है। प्रबल सहम जाता है। फिर अचानक वो शरीर हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींचकर दूर ले जा रहा हो। प्रबल उस ओर कदम बढ़ाता है, पर वो लाश और भी तेजी से उससे दूर जाने लगती है। हिलती डुलती टॉर्च की रोशनी में अचानक उसे घूंघट डाले एक औरत नजर आती है जो उस बूढ़े आदमी की लाश को खींचकर दूर ले जा रही थी। रुको! रुक जाओ! अचानक जोर से बिजली कड़कती है। 2 सेकंड के लिए प्रबल की आंखें बंद हो जाती हैं। जब प्रबल की नजर दोबारा सामने जाती है
तो अब वहां न कोई घूंघट में औरत थी और न ही उस आदमी की खून से लथपथ लाश। प्रबल एकदम हैरान हो जाता है कि अचानक वो औरत और वो लाश कहाँ गायब हो गई। उसने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी यहाँ वहां मारी, पर अब वहां बस एक खौफनाक सन्नाटा बिखरा पड़ा था। पर प्रबल नहीं जानता था कि दूसरी ओर घनी झाड़ियों की आड़ में से दो आंखें उसकी ओर ही देख रही थी। डरावनी लाल आंखें, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो आंखें एक औरत की थी जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर कई चोट के निशान। उस औरत ने दूर से ही प्रबल को देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है। जैसे ही उसने देखा कि प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जा रहा है, उस औरत ने अपनी साड़ी का लंबा घूंघट अपने सर पर डाल लिया और झुककर नीचे बैठ जाती है। वहां नीचे जमीन पर पड़ी थी उसी बूढ़े आदमी की लाश जो प्रबल को यात्री निवास में मिला था। ताजा गरम खून पीने का मजा ही कुछ और है। अभी मैं पहले इसका खून पीऊंगी और फिर इसके दिल और भेजे को खाऊंगी। ये कहकर उसने अपने लंबे तीखे नाखून उस लाश में गाड़ दिए। थोड़ी देर में उसने सिर्फ अपने नाखूनों से उस लाश का सीना फाड़ दिया और गरम बहते लहू को पीने लग जाती है। खून से सना हुआ उस औरत का मुंह उस वक्त इतना खौफनाक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाता। आदमी की शक्ल में ये सब जानवर ही हैं और इनके खून को पीकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब जरा इसका दिल और भेजा निकाल कर खाया जाए। ये कहकर उस औरत ने उस लाश का दिल बाहर निकाल लिया और उसे खाने लगी। देखते ही देखते उसने लाश को पूरा ही नोच डाला और उसके भेजे को भी निकाल कर खा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जाते हुए रास्ता भूल गया। अंधेरे और झाड़ियों के कारण उसने कोई गलत मोड़ ले लिया। काफी दूर निकलने के बाद प्रबल के सामने एक नदी आई जिसमें पानी काफी उफान पर था और उस पर लकड़ी और रस्सियों से बना एक पुल बना था। ये नदी और पुल उसने पहली बार देखा था, इसलिए उसे एहसास हो गया कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। अरे ये मैंने कौन सा रास्ता ले लिया? प्रबल हैरत में भी था और उसे डर भी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी भी अब फीकी पड़ रही थी, शायद उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक एक जुगनू टिमटिमाता हुआ उसके आसपास घूमने लगता है। प्रबल आश्चर्य से उस जुगनू की ओर देखता है। वो जुगनू धीरे धीरे उड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ता है और प्रबल के कदम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। प्रबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे उस जुगनू से वो सम्मोहित सा हो गया हो या किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। प्रबल उस जुगनू के पीछे पीछे ही चलता रहता है। घनी झाड़ियों और कच्चे रास्ते से होते हुए लगभग आधे घंटे वो चलता रहा तो अचानक उसे सामने वही यात्री निवास नजर आने लगा। प्रबल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसने जुगनू की ओर देखा जो अब तेजी से उड़ता हुआ सीधा यात्री निवास की खिड़की से अंदर चला जाता है और उसकी चमक से यात्री निवास के अंदर से भी काफी रोशनी आने लगती है। प्रबल आगे बढ़कर झोपड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखते ही आश्चर्यचकित रह गया। अंदर कमरे में एक अत्यंत ही सुंदर लड़की बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसके पास में ही एक बड़ा सा लैंप पड़ा था जिसकी तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमग हो गया था। जैसे ही उस लड़की की नजर प्रबल पर पड़ी तो वो खड़ी हो जाती है और प्रबल से कहती है, आइए बाबूजी, इतनी रात आप बाहर कहाँ चले गए थे? तुम कौन हो? इस यात्री निवास की देखरेख का जिम्मा मेरे चाचा जी का है और उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी तो मैं आ गई। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थी। घर पर खाना बनाने का काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है ना बाबूजी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। उधर नदी के पास ही है मेरा घर। ये सुनकर प्रबल की जान में जान आई। लड़की ने अपना नाम पार्वती बताया, पर गांव में सब उसे पारो ही बुलाते थे। प्रबल ने पारो को उस बूढ़े आदमी की मौत और रहस्यमयी चीख के बारे में बताया, पर पारो को यकीन ही नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी की पोटली भी यहीं पड़ी थी। पर अब उस कमरे में कोई पोटली भी नहीं रखी थी। पारो जोर से हंसने लगी। आपने जरूर नींद में सपना देखा होगा। नहीं, वो सपना नहीं था। मुझे बस के कंडक्टर ने भी बताया था कि संजौली में रहस्यमय तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। आप चिंता मत करिए और आराम से बैठ जाइए।
प्रोबल वापस बेंच पर लेट गया और शाम से हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके सर के पीछे दीवार पर लगा एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। धाड़! उस आवाज से चौंककर प्रोबल खड़ा हो जाता है। पारो जोर से चिल्लाती है, बाबूजी, पीछे हट जाओ। तभी प्रोबल की नजर फोटो फ्रेम से लिपटे एक लंबे जहरीले सांप पर पड़ती है। लगभग 4 फुट लंबा वो सांप और उसकी फुंकार किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। डर से प्रोबल की हालत खराब हो जाती है। पारो आगे बढ़कर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे पागल हो गई हो क्या? मत जाओ उस सांप के पास। पर पारो ने प्रोबल की बात पर ध्यान दिए बिना सांप को पकड़ लिया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। गांव में रहने के कारण उसे इन चीजों से डर नहीं लगता था। हम तो हर हफ्ते ऐसे सांप देखते हैं बाबूजी। शहर से यहाँ आने वाले सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब शहर के ऐसे नीच लोग जो गांव के भोले भाले मासूम लोगों का शिकार करते हैं। ये कहते कहते पारो का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो जाती हैं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके गाल पर एक बड़े जख्म का निशान होता है और उसकी उंगलियों के नाखून काफी बड़े और नुकीले हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सुंदर सी पारो उसी भयानक औरत में तब्दील हो जाती है जो कुछ देर पहले झाड़ियों में उस बूढ़े आदमी का खून पी रही थी। ये सब देखकर प्रोबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर से हकलाते हुए प्रोबल कहता है, पारो, ये तुम्हें क्या हो रहा है पारो? तुम सब शहर के लोग एक जैसे होते हो, मक्कार नीच जानवर जैसे। अब तुम्हारा खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। ये कहकर पारो उसकी तरफ बढ़ती है। प्रोबल ने पास में पड़ा बैग उसकी तरफ फेंका, पर पारो सिर्फ अपनी उंगलियों से इशारा करती है और हवा में ही उस बैग की दिशा बदल जाती है। प्रोबल सीधा दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। पारो उसके पीछे दौड़ती है। प्रोबल एकदम बदहवास सा भागा जा रहा होता है। पारो ने अपना ध्यान प्रोबल से 10 मीटर सामने एक लंबे पेड़ पर टिकाया और फिर अपनी गर्दन को एक तरफ झटका दिया। वो पेड़ सीधा सामने गिरता है और प्रोबल का रास्ता रोक लेता है। प्रोबल के सामने अब भागने की जगह नहीं बची थी। पारो उसके एकदम पास आ जाती है। उसकी लाल आंखों में प्रोबल को अपनी मौत नजर आने लगती है। तभी उसने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। पारो थोड़ी देर के लिए सहम कर रुक जाती है। प्रोबल को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रुद्राक्ष की माला सामने लटकाते हुए धीरे धीरे अपने दाएं बढ़ता है, जहां थोड़ी ही दूर पर नदी बह रही थी। पारो भी उसकी ओर बढ़ती जाती है, पर रुद्राक्ष की माला के कारण सीधा प्रोबल पर अटैक नहीं करती। प्रोबल ने नीचे देखा। लगभग 20 फीट नीचे से नदी पूरे उफान पर बह रही थी। प्रोबल सीधे नदी में कूद जाता है। पारो गुस्से से उसकी तरफ देखती रह जाती है और प्रोबल का शरीर नदी के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। अगले दिन सूरज की तेज रोशनी से प्रोबल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को नदी के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ पाता है। उसके चारों ओर 8-10 गांव वाले लोग खड़े थे। उन्हीं लोगों ने उसके बेहोश शरीर को नदी में बहने से बचाया था और बाहर निकाला था। प्रोबल ने उन्हें अपने साथ बीती पूरी घटना सुनाई तो उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है, बाबूजी, जिसे आपने देखा वो पारो नहीं थी। पारो नहीं थी? फिर कौन थी वो? वो पारो की भटकती आत्मा थी, क्योंकि पारो को मरे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। उन गांव वालों ने बताया कि आज से 6-7 महीने पहले पार्वती उर्फ पारो उस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक बार शहर से कुछ लोग संजौली घूमने आए थे। जब उनकी नजर पारो पर पड़ी तो उनकी नीयत बिगड़ गई और वो उसे लेकर संजौली के यात्री निवास पर चले गए। वहां उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती अपनी हवस को पूरा करने की कोशिश की। पारो उनसे लड़ती है और भागने की कोशिश करती है, पर जब उन्होंने हर तरफ से उसे घेर लिया तो उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद वो चारों दरिंदे संजौली से फटाफट भागने वाले थे, पर रात में ही उनके साथ कुछ हादसा हुआ और सब मारे गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, पर मरने से पहले एक आदमी ने हॉस्पिटल में ये बताया था कि उन्हें पारो ने मारा है। उस दिन के बाद से पारो की आत्मा संजौली यात्री निवास के पास ही भटकती रहती है और कोई भी शहरी आदमी जब संजौली गांव आने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है, ताकि गांव की किसी और भोली लड़की के साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। ये था संजौली का खौफनाक राज, और इसे सुनने के बाद प्रोबल अगली बस से ही सीधा वापस चला गया।
संजौली में रुकने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना। अंतःकर्म। कहते हैं कि जलन बहुत बुरा कर्म है जिससे सारे कुकर्म जन्म लेते हैं और वो इंसान को अंतःकर्म तक ले जाते हैं। गीता सार से प्रेरित। रविवार के दिन दो जुड़वा बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और रसोई में उनकी माँ जिया दोपहर का खाना पका रही है। टीवी देखते हुए बच्चों के सामने लिविंग रूम में सजी छोटी छोटी चीजें उड़कर टीवी स्क्रीन पर टकराती हैं। स्क्रीन फूटती है। बच्चे माँ की ओर भागते हैं। माँ आवाज सुन बच्चों की ओर बाहर आती है। तीनों लिपट जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की छोटी चीजें दीवारों से टकरा रही हैं और कमरे में रखे सोफा सेट और टेबल हवा में झूल रहे हैं। बच्चे जोरों से चिल्ला कर रो रहे हैं और उनकी माँ ने बेडरूम में छोड़कर बाहर से बंद कर दिया है। जिया ने मंजर का छोटा क्लिप बनाकर घर से बाहर जाते हुए अपने पति विनय को व्हाट्सएप पर भेजा और घर का दरवाजा बंद करके कॉल किया। विनय, ये सब क्या है? जिया, मैं अभी घर आता हूँ। मुझे नहीं पता और अभी आकर मुझे सब बताओ, क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह तुम और अशोक हो। जिया ने घर का दरवाजा खोला और देखा कि सारा सामान व्यवस्थित है। वो अंदर आई और फर्श पर देखा तो कुछ टूटा फूटा नहीं था। टीवी भी सही और उस पर कार्टून चल रहे हैं। बेडरूम में देखा तो बच्चे सो गए हैं। उसने फिर से वो क्लिप देखी जो पति को भेजी है और उसमें वो मंजर वैसा ही दिखा जैसा हुआ। ये सब सही कैसे हुआ जो इतना भयानक था? तभी एकदम से लिविंग रूम के पर्दे बंद हुए, अंधेरा हुआ और डरावने से माहौल ने घेरा किया। हल्के धुएं में एक आदमी खून में लथपथ कटा हुआ सामने आया जो खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देख जिया के पसीने छूट गए। अगले पल एक औरत उस आदमी के पास उसी हालत में दिखी। बड़े गुस्से में थे दोनों। जिया सहम कर दीवार के सहारे रगड़ खाती हुई बैठ गई। पसीना और आंसू दोनों आ रहे हैं, पर आवाज हलक में अटक गई है। अगले पल पास में एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। लाल आंखें और खून से टपकती लार, उसके मुंह से मानो एक राक्षस हो। ये देखते ही जिया बेहोश हुई और वो प्रेत जोर से हंसने लगे। तभी घर का दरवाजा जोर से धक्के से खुला और विनय अंदर आया और उसे भी उन तीनों का ये दृश्य दिखा। जरा वो भी डरा। प्रेत अदृश्य हुए। रसोई से गिलास में पानी लेकर उसके छींटे जिया पर छिड़के और वो होश में आई। फिर उसी ग्लास का पानी पिलाया और जिया को पकड़कर विनय को खड़ा कर सोफे पर बैठाकर सामने बैठा और बोला, जिया, तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली का जॉइंट बिजनेस था। मैं ताऊ जी के साथ काम करता था। जब से पापा मम्मी सब छोड़कर केदारनाथ बस गए, कम उम्र में धंधे में पड़ा। ताऊ जी ने पिता की तरह नहीं, मास्टर की तरह काम सिखाया। जैसे मैं एक फौज का जवान हूँ, कहीं भी डांट देते, किसी के सामने चिल्लाने लगते, हाँ पूरा ख्याल रखते, पैसा गाड़ी सब दी, पर मेरी इज्जत का फालूदा निकालते। मुझ में यह सब गुस्सा बनकर पनपने लगा। आखिर मैं सिर्फ 24 साल का था। एक दिन ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई शिवेक पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आया और ऑफिस में उसे भी काम सिखाया जाने लगा, पर बड़े प्यार से। ये देख मेरा मन अब जलन और बदले से भर गया। घर आकर मैं बहुत शराब और सिगरेट पी रहा था कि मेरा दोस्त अशोक आया, जो कि पेशे से पंडित था। वो बोला, ये क्या हाल बना रहा है? अब ये रोज का हो रहा है, हाँ, जो मैं एक दोस्त के नाते सह नहीं पा रहा हूं। हर काम रोने और जलने से पूरा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, हद पार तक। करेगा? हाँ, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। ब्रह्मांड में सब तरह के कर्म व्याप्त हैं, वैसे ही सभी तरह की पूजा भी, सात्विक और तामसिक दोनों पूजा हम हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं, पर वो जरा वक्त लेगी। इसलिए अभी हम वही पूजा शमशान में नहीं करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में करते हैं। चलो। हम दोनों चले गए और पहुंचकर नई दफनाई 2 कब्रों के बीच मुझे बैठाया और जैसा मुझे कहा मैं दोहराने लगा, हे आत्माओं, अगर तुम सच में हो और अगर तुम भी किसी दुर्घटना या द्वेष का शिकार होकर मरी हो तो मेरा बदला लेकर अपना मन शांत करने आ जाओ। मेरे ताऊ जी श्री उमेद प्रकाश की मृत्यु ही मेरा बदला है। अगर तुम हो तो ये करो। ऐसा करके हम दोनों चले गए। रोज की तरह मैं ऑफिस जाता, पर ताऊ जी ठीक थे और मैं घर आकर वही शराब और सिगरेट में डूब जाता। 1 महीना हुआ और एक दिन ऑफिस गया तो मेरा भाई अकेला था। मेरे पूछने पर बताया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है।
चेस्ट पेन होने लगा और अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मैं अपने ताऊजी से मिलने उनके घर गया और खैरियत पूछकर जाने लगा कि रसोई में एक औरत उल्टी खड़ी दिखी, जो मैंने सोचा कि काम वाली होगी। घर से बाहर आकर पलटा तो ताऊजी के कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखा। यह देखते हुए भी मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया। 2 महीने गुजरे। मेरा भाई शिवेक धंधे में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यह देख मैं और जल रहा था। अशोक फिर आया और बोला, सुना है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में वही काम करने से काम जल्दी होते हैं। हम दोनों फिर से निकले और वैसा ही किया जैसा पहले किए थे। बस मैंने ताऊजी की जगह इस बार भाई शिवेक का नाम लिया। वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब कपड़े पहन रहा था तभी ताऊजी का कॉल आया और वो बोले, विनय, तेरे भाई ने घर के छत से कूद के जान दे दी, जल्दी आओ। फोन रखा और मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अशोक को कॉल करके कहा, काम हो गया अशोक। ताऊजी के पास जाकर नाटक करते बिलख कर रोया और अंत्येष्टि का सारा कर्म कर वापस आया। ताऊजी ने सब मुझे सौंप दिया। मुझे जो चाहिए था मिला। अब मैं करोड़पति विनय कहलाने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और इसमें 10 साल निकल गए। ताऊजी भी चल बसे। बस यही सब सच्चाई है। एक दिन आधी रात को विनय, तुम और अशोक मानो एक कमरे में थे और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये सब मैंने बाहर खड़े होकर सुना था, पर मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। आज वो ही याद आया। क्या था? उस रात मैं और अशोक पार्टी से लेट आए थे तो अशोक को यहीं रोक लिया था और गप्पे मारने लगे। तभी वो तीनों जो तुम्हें दिखे आज, वो उस रात हमारे सामने आए और बताया कि जो 2 आदमी औरत थे वह ईसाई कब्रिस्तान से आए थे और क्या और विनय? और जिनको मैंने काट काट कर मार डाला था। क्यों विनय? वो आदमी फ्रेडी दी कोस्टा है और मुझे उनसे दूर और मेरी उनसे खिलाफत करता रहता था। और एक रात मैं उसके घर गया क्योंकि उसने ताऊजी से बातों बातों में कहा था कि वो अकेला है और उसकी पत्नी अगले दिन आने वाली है। मैं पहुंचा और उसे गुस्से में समझाने लगा, यहां तक कि उसका कॉलर भी पकड़ा, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से से पागल हो गया। उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया, पर उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गया। मैं डर गया पर खुद को बचाना चाहता था। फिर मैं सामने रसोई से एक छुरी लाया और उसके टुकड़े कर दिए। उसकी जेब से चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया चोरी करने, ताकि पुलिस को चोरी का मामला लगे। पर कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी पहले से वहां सो रही थी। मैंने उसको भी काट डाला और सारा लॉकर खाली करके चला गया। हाँ, मैं नशे में था, पर सब सोच समझ कर किया। इसलिए जैसा सोचा वैसे ही अगले दिन अखबार में छपा था। पर उसकी पत्नी को क्यों? तुम्हारी कसम, मैं किसी को मारने नहीं गया था, पर जो हुआ उसके बाद करना पड़ा। और वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी जिन्ना है, जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान से आया था। वो सब जब हमें मारना चाहते थे तब हमारे गिड़गिड़ाने पर बोले, अभी तुम्हें नहीं, पहले उनको मारेंगे जो हर साल तुमसे जुड़े हैं। और फिर सबसे पहले जिया तुम्हारी माँ को पानी के टैंक में गिराकर मारा। फिर अगले साल तुम्हारे पापा को गैस सिलेंडर लीक ब्लास्ट में मारा। और अब तीसरा साल है, हमारी बारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। और तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन सब के लिए भगवान सजा देगा तुम्हें और अशोक को, और मैं भी माफ नहीं करूंगी। पर पहले अशोक को बुलाकर कोई समाधान करो। विनय ने अशोक को वो क्लिप भेजी और कॉल करके सब बताया, और अशोक ने अपने गुरु से समाधान पूछा और आया। पूरा पूजा पाठ का माहौल बनाकर अशोक ने हनुमान बीज मंत्रों की आहुतियां डाली। ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम फट स्वाहा। आहुतियों के साथ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। वहीं जिया और विनय की आवाज नहीं निकल रही है। पसीने और आंसू से लथपथ चेहरा लिए चुपचाप बैठे हैं। घर की लाइट्स आवाजों के साथ जल बुझ रही हैं। डरावनी चीखें माहौल को बहुत ही दर्द भरा कर रही हैं, पर मंत्रों के स्वर मानो शक्ति दे रहे हैं। आहुतियां खत्म होने से पूर्व सारी चीखें बंद और लाइट्स शुरू हो जाती हैं। माहौल शांत हो जाता है। अशोक जिया से माफी मांगकर चला जाता है
और रास्ते में सुनसान सड़क पर स्कूटर रुक जाता है, मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे पलटते ही अशोक उस डरावने जिन्न को देखकर डर जाता है और स्कूटर की रेस जोर से दबाता है। जिन्न छोड़ देता है और स्कूटर असंतुलित होकर सामने आते ट्रक में घुस जाता है और अशोक एक्सीडेंट में मारा जाता है। यहाँ जिया बच्चों के साथ सोती है और अकेले सो रहा विनय सुबह 2:45 पर सामने ताऊजी और शिवेक को खड़ा देख रहा है, जो उसका हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर ले जाते हैं। 6:30 बजे जिया विनय को उठाने आती है तो वो उठते नहीं। वो समझ जाती है कि वो नहीं रहा। विनय की लाश के पास उसका मोबाइल बजा, जिस पर अशोक का कॉल था, जिसे जिया ने उठाया और पुलिस कर्मचारी ने कहा कि कल रात एक्सीडेंट में ये चल बसे, इनकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे कि अशोक अकेला था, बस विनय ही उसका दोस्त था और दोस्त के लिए अशोक ने दुख में गलत भी किया और उसके परिवार को बचाने के लिए सही भी किया। सच्ची दोस्ती निभा गया, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। अब शमशान में 2 चिताएं जल रही हैं। जिया बच्चों के साथ रोती देख रही है। चिता की लपटों की दूसरी ओर विनय अशोक दिखते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जैसा कर्म किया होता है इंसान ने अपने जीवन में, वो अंततः यही भोग कर जाना होता है। वही अंतः कर्म होता है। लेखक ध्रुवेश बोहरा।